अच्छा जी, रोबोटिक्स क्या है? एक इमर्जिंग मोडालिटी है, ये अभी तक इमर्जिंग ही है इन द सर्जिकल आर्मामेंटेरियम। सर्जिकल स्वीट में, सर्जिकल के में, सर्जिकल फील्ड में कह लें कि ये एक इमर्जिंग मोडालिटी है। क्या हो रहा है? Robots have been developed to perform relatively simple tasks such as controlling an endoscopic camera, but also to perform intricate surgical maneuvers even beyond the capability of surgeon's hand. Basically, robots हम लोग, आपको पता है कि आजकल robots हम लोग कहते किसके हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है। रोबोटिक्स में क्या है कि हम लोग जो है ना सर्जन फ्री सर्जरी करते हैं। सर्जन फ्री सर्जरी डजंट मीन कि सर्जन वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, या उसकी उसकी विश के बगैर, उसके ख्यालात के बगैर, या उसकी माइंड के बगैर को काम हो रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट के सर्जन को वो काम जो कि कोई सर्जन या कोई असिस्टेंट या कोई और काम जो बंदा करता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड किस्म के रोबोट्स होंगे या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ऐसे डिवाइसेस होंगी जो कि उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। The first robotic type system available in the United States, AESOP, Automated Endoscopic System for Optimal Positioning, provides a stable laparoscopic telescope camera holder with a bed-mounted articulated arm controlled by a voice-articulated computer. Basically, आप ये नहीं कह सकते कि रोबोट वही होगा जो सर्जरी परफॉर्म करेगा। हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की जितने भी ये डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, एंडोस्कोप्स की बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप्स की या लेप्रोस्कोपिक कैमरे की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये आपने एक बेड माउंटेड के साथ ये सारे होंगे, वहाँ पे आर्टिकुलेटेड आर्म्स होंगी, वॉल हैंगिंग भी हो सकती हैं, सीलिंग हैंगिंग भी हो सकती हैं, बेड माउंटेड भी हो सकती हैं। ये बेसिकली क्या है कि इनको आपको मूव कराने के लिए आपको खुद जो है ना वो फिजिकली एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर्जन जो है वो अपनी वॉइस के जरिए ही इनको मूव करा सकता है इन डिवाइसेस को। Robotic systems respond to manual or voice-activated commands to maneuver mechanical arms or an endoscopic camera. यानी कि किसी भी कैमरे को मूव कराने के लिए ये मैनुअली मूव करेगा, या हमारी जो आवाज़ है उससे भी रिलेटेड वैसे कंप्यूटर उसके अंदर फिट होता है कि हम आवाज़ के जरिए उसको कोई भी वर्क जो है ना वो करवा सकते हैं। The master-slave robotic application can improve dexterity with large control movements translated into micro motions that enhance manipulation and decrease any tremor effect, allowing the surgeon to be more comfortable. इसे ergonomic improvement भी कहते हैं। ये जो एक कंप्यूटर का नाम बता रहा है, रोबोटिक्स एप्लीकेशन का नाम बता रहा है, जो कि मास्टर स्लेव जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। इस एप्लीकेशन में क्या है कि ये उससे भी जो नॉर्मल हम लोग जो लो लेवल पे है उनसे सबसे पहले अच्छी है। इसमें अब लार्ज कंट्रोल मूवमेंट्स जो है ना वो कर सकते हैं इनको माइक्रो मोशंस। यानी कि कैसी ये सिस्टम होगा मास्टर स्लेव रोबोटिक एप्लीकेशन, कैसी एप्लीकेशन होगी जिसमें आप बड़ी से मूवमेंट से लेकर छोटी छोटी मूवमेंट्स को भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, जिसकी क्या होगा कि मैनिपुलेशन आपकी अच्छी हो सकती है। ट्रेमर इफेक्ट होता है, ट्रेमर का लफ्ज़ मतलब होता है झटका, या सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि जिसमें इतना ज़्यादा कोई वर्क करने की जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्जन मोर कंफर्टेबल होगा, सर्जन को जो है ना वो ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा विजुअलाइजेशन एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन परसेप्शन हैव बीन इम्प्रूव्ड इन करंट रोबोटिक्स ओवर फॉर्मर सिस्टम एंड द फुलक्रम इफेक्ट द नीड। फुलक्रम का आपको पता ही है, अभी आपको समझाता हूँ। The need to move an instrument in the opposite direction as on the monitor image has been eliminated. अच्छा, विजुअलाइजेशन अच्छी हो सकती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सकती है आजकल के जो रोबोटिक सिस्टम है। इसके अलावा फुलक्रम इफेक्ट का फुलक्रम मतलब होता है कि जिस चीज के गिर्द कोई चीज घूमती है उसे फुलक्रम कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने किसी भी अपोजिट डायरेक्शन मूव कराना है तो वो अच्छे तरीके से मूव करेगा, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से पहले उसको, जो अगर आप पुरानी लाइट्स देखें ना, वॉल हैंग सीलिंग हैंग लाइट्स देखें तो ओवरहेड लाइट्स होती हैं जिससे आप विजुअलाइजेशन लेते हैं सर्जिकल साइट में। वो बड़ी अजीब सी थी, उनको मूव कराने को उनके हिंजिंग सिस्टम जो है ना वो बड़े बकवास से थे। आजकल जो ये जो सिस्टम आए हुए हैं, रोबोटिक्स आए हुए हैं, फुलक्रम इफेक्ट अच्छा है। किसी भी टाइम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम थी जो पहले होती थी अब वो खत्म हो गई। अच्छा फुलक्रम सिस्टम जो है इसमें आ गया है।
सॉरी, बस यहाँ पे वो कहता है कि फुलक्रम इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो गया, यानी कि वो मूव कराने वाला सिस्टम खत्म हो गया है, सारे का सारा जो सिस्टम है वो इसी के कंट्रोल में होता है, रोबोटिक्स के कंट्रोल। Surgeon can now view the field in the 3D using natural hand-eye coordination with the adaptation of all-round vision. 3D इमेज आएगी, हर 3D इमेज आपको पता है 3 dimensional, जिसमें आप चारों तरफ से, तीनों तरफ से जो है ना वो चीज़ों को व्यू ले सकते हैं, हर तरफ से आपको वो प्रॉपर्ली सही नजर आएगी। We can zoom in and out of the surgical field, हम इस रोबोटिक सिस्टम की मदद से फील्ड को जूम कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसे स्कैब्ज कहते हैं, CABG। इस सर्जरी में क्या होता है, इसमें हम लोग आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, जो दो एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम होता है उसमें कोई डिफेक्ट आ रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आपको पता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई फर्ज करें कोई क्लॉट वगैरह आ जाए तो उसे बाईपास करने की जरूरत पड़ती है। तो ये वो सारे जो हैं प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई। There has been an improved access using smaller incisions for many procedures such as laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic radical prostatectomy, and other pelvic procedure, thoracoscopic assisted cardiotomy and others। कि अब ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं इनमें इम्प्रूविंग आ गई। पहले भी आपको पता है कि इन सब लेप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर्स थे इनमें इंसिजन्स तो हैं वो ऑलरेडी माइनर से इंसिजन होती हैं, अब इनमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई है विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप्स। The robotic modality can permit the surgeon, अब ये बेसिकली उसका ये सारा बताने लगा है कि क्या क्या इसमें होता है। The robotic modality can permit the surgeon to operate in comfort from workstations with video display utilizing a control panel about 5 feet away from the operating table। यानी कि इसमें क्या होता है कि सर्जन खुद ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर नहीं होता, वहाँ पे जस्ट रोबोट्स वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वो डील करने के लिए साथ बैठा होगा कंप्यूटर के ऊपर, वीडियो डिस्प्ले के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से उसको सारे के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करेगा। The robot may be operated by controls that are moved synchronously with the surgeon's hand movements। यानी कि रोबोट ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं कंट्रोल्स की मदद से जो सर्जन की हैंड मूवमेंट्स की, मतलब जैसे सर्जन सर्जरी करता है ऑन द पेशेंट, जस्ट लाइक दैट वो अपने हैंड की मूवमेंट करेगा ऑन द कंप्यूटर, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे रोबोट्स वहाँ पे वर्क करेंगे, वही काम करेंगे जो कि सर्जन पहले करता था। Other robots may be in that form of mechanical arms or cameras that move according to the voice activation। यानी कि दो तरह की यहाँ पे उसने कंडीशन बताई, एक को तो सर्जन के हैंड कंट्रोल है कि सर्जन अपने हैंड की मूवमेंट वैसे करेगा, वैसे वैसे रोबोट्स मूव करेंगे और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कैमराज या दूसरे चीजें एडजस्ट है, उसमें वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम है, सर्जन बोलेगा और रोबोट वैसा ही काम करेगा जैसे सर्जन उसको बोल के बता रहे हैं। One advantage is the robotic instrument tips are much smaller than the surgeon's hands and can accomplish delicate maneuvers relatively easier। वो कहता है कि ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जितनी भी उसकी टिप्स बहुत छोटी हैं जितना कि सर्जन हैंड है। अब वो टिप्स इतनी छोटी होती हैं कि वो उस इंसिजन के अंदर जा सकती हैं जहाँ पे सर्जन का हैंड जो है वो उसके लिए जाना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी रोबोटिक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स क्या है क्योंकि इसमें होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल कंट्रोल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म होता है, फंक्शनल पेरिफेरल इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेटिंग रोबोट है, मास्टर कंट्रोल कंसोल, ये सारे के सारे उसकी एग्जांपल्स हैं रोबोटिक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। यानी कि अगर हम एक एनवायरमेंटल कंट्रोल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी रोबोटिक्स में आएगा। फंक्शनल पेरिफेरल इक्विपमेंट जितने भी हैं, फर्ज करेंगे सर्जन अपनी सर्जरी कर रहा है, उसको अचानक किसी और इक्विपमेंट की जो कि पेरिफेरी में उसके अवेलेबल है उसकी जरूरत पड़ गया, तो वो कंप्यूटर उसको वॉइस कमांड देगा, वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास आ जाएगा। जैसे फर्ज करें उसको एक्सरे की जरूरत पड़ती है तो वो फौरन एक बटन दबाता है या वॉइस कमांड करता है या अपने हैंड की मूवमेंट करता है, तो वो इक्विपमेंट वहां पे आ जाएगा और एक्सरे ले लेगा। ये भी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेटिंग रोबोट, ऐसे रोबोट भी होते हैं जो खुद इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करेंगे जैसा कि एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। और जो सबसे अहम है वो है मास्टर कंट्रोल कंसोल। उसमें सर्जन को उसके ऊपर आने की, पेशेंट के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें सर्जन 5 फीट अवे बैठा होता है और आराम से जो है ना वो सारे काम वहां बैठ के
विद ऑन द कंप्यूटर वो परफॉर्म कर रहा होता है, उधर से रोबोट्स जो है सर्जरी कर रहे हैं। तो सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल बाय रोबोटिक्स के। एनवायरमेंटल रोबोटिक सिस्टम आर बिल्ट इन अ कंप्यूटर डायरेक्टेड प्लेटफॉर्म where in the surgeons verbally controls other computer generated activities such as lights, bed motion or other devices during the surgical procedure. समझ लग गई होगी आपको इस बात की कि एनवायरमेंटल रोबोटिक्स कौन से हैं, उसमें क्या कर सकता है कि इसमें सर्जन सर्जरी ही कर रहा होगा, लेकिन अचानक सर्जरी के दरमियान उसको लाइट को अपनी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ गया तो वर्बली कहेगा कि लाइट इस जगह पे एडजस्ट हो जाए, फोकस किस तरह करें, बेड ऊपर नीचे करना है, उसकी मोशन को कंट्रोल करना है, पेशेंट का हेड ऊपर करना है, पेशेंट के पाँव ऊपर करने हैं, तो वो भी वर्बली कमांड करेगा, जो है बेड की मोशन अपने उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। या कोई भी दूसरे डिवाइसेस, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, सीएम मशीन पड़ी हुई है या एक्सरे मशीन पड़ी हुई है आपके पास पेरिफेरल में, तो वो या एक्सरे मशीन सीलिंग हैंगिंग है, तो वो अगर वो सर्जन कमांड करेगा कि भाई वो एक्सरे लिया जाए, तो फॉरन एक्सरे मशीन एक्टिव होकर पेशेंट का एक्सरे लेके चली जाएगी। सारा कुछ उसकी वॉइस कंट्रोल होगा। द सर्जन कैन एड्रेस द सिस्टम थ्रू हिज हर हेडसेट। उसने कानों के साथ वो हेडसेट लगाया होगा, उसकी मदद से भी वो सारा कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट अ प्री लोडेड कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन टू अपीयर ऑन द कंप्यूटर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक्सरे ले सकता है या सीटी स्कैन की उसको जरूरत पड़ गई है, तो वो उसके हेडसेट में होगा सिस्टम, वो अभी कमांड करेगा कि भाई पेशेंट का सीटी स्कैन लिया जाए, ठीक है, तो फौरन जो मशीन वहाँ पे रोबोट एक्टिव हो जाएंगे और जाके पेशेंट का सीटी स्कैन करेंगे और उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर। ये ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को अचानक अगर सर्जन को उसके सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाए तो ऐसा रोबोट्स एक्टिव हो जाएंगे वहाँ। फंक्शनल पेरिफेरल इक्विपमेंट, जैसे भी मैंने आपको कहा कि मशीन्स यूजिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंटल कंट्रोल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ऑल द एंडोस्कोप इक्विपमेंट सच एज लाइट सोर्स, इंसुफ्लेटर आपको पता है कि जो गैस जो है वो बढ़ता है पेट के अंदर ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक सर्जरी। इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, इरिगेटर, एस्पिरेटर, इमेज रिकॉर्डर, वीडियो मीटर, ये सारे के सारे ये पेरिफेरल इक्विपमेंट है जो ड्यूरिंग सर्जरी यूज हो सकते हैं, इनकी किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है। तो अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये सारे कंप्यूटराइज्ड होंगे, सारे ये क्या होंगे, रोबोटिक्स होंगे। सर्जन उनको रोबोट्स की अपना वॉइस की मदद से या हैंड की मदद से उसको कंट्रोल करेगा। सर्जन उसको कमांड देगा और वो किसी भी, वो लिखा है कि डायरेक्टेड बाय सर्जन टच ऑन अ फुट पेडल और कमांड इनटू आर हिज हेडसेट। यहाँ वो हेडसेट में कमांड करेगा कि भाई अभी मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रोकार्टरी चाहिए, वो इलेक्ट्रोकार्टरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इंसुफ्लेटर चाहिए, इरिगेटर चाहिए, मुझे एस्पायरेशन की जरूरत है, मुझे इस टाइम इस जगह जहाँ भी मैं सर्जरी कर रहा हूँ मुझे इसकी फौरन इमेज की जरूरत है, तो फौरन वहाँ पे मौजूद जो कैमरा होगा वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और आके उस जगह की उससे रिलेटेड जो है वो फिक्स होकर इमेज ले लेगा। वो कहेगा कि मुझे जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ मुझे उसकी वीडियो जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर देख सकूँ, मॉनिटर चाहिए मुझे, तो फौरन वो उसकी वॉइस कमांड को या फुट या पैडल किसी भी कमांड को वो कंट्रोल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग, और जो सर्जन उससे रिलेटेड जो है सर्जरी का काम करेगा। इंस्ट्रूमेंट्स मैनिपुलेटिंग रोबोट एंड मास्टर कंसोल, ये जो है ना वो जरा ज्यादा एडवांस किस्म के रोबोट्स हैं, जिसमें एग्जांपल दी हुई है ज़्यूस की, ओरिजिनली फ्रॉम कंप्यूटर मोशन। अब इसमें क्या है, इसमें सर्जन फ्री है, इसमें सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा। पहले तो वो था जहाँ पे उसको किसी पेरिफेरल इक्विपमेंट को या किसी एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ गई, अचानक उसको किसी एक्सरे की जरूरत पड़ गई, कंप्यूटर सीटी स्कैन की जरूरत पड़ गई, उसको इरिगेशन इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट की जरूरत पड़ गई, तो वो अकॉर्डिंगली उनको बजाय इसके कि वो किसी असिस्टेंट को हुक्म करेगी यार ये चीज़ लेके आओ, ये करो, वो करो, टाइम वेस्ट होगा, वो करेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो ये लास्ट दो कंडीशन है, इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेटिंग रोबोट और मास्टर कंसोल, इसमें सर्जन भी फ्री है। वहाँ पे सर्जन एक्टिव था, सर्जन काम कर रहा था, इसमें सर्जन भी सर्जरी कर रहा है, इसमें इंस्ट्रूमेंट सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। which are hands free system wherein the surgeon sits at a master console। सर्जन जो है वो कंप्यूटर पे बैठा होता है several feet away from the field। इवन के मैंने ऐसे सिस्टम भी देखे हैं कि सर्जन घर बैठा सर्जरी कर सकता है। The surgeon remotely manipulates 3 to 4 articulated arms with joysticks। joysticks वो उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर होती हैं। सर्जन उसको 3 या 4 आर्टिकुलेटेड आर्म्स होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, वो जॉयस्टिक्स की मदद से उनको मूव कराएगा, जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने वीडियो गेम्स में देखा है, जैसे वो कैरेक्टर वहाँ पे मूव होते हैं, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मूव होंगे। और यहाँ पे उसको हर तरफ से 3D इमेज जो है ना वो उसके ज़ाहिर है उस इंस्ट्रूमेंट्स के आगे बाइनोकुलर लेप्रोस्कोप भी होगी, 3D डिजिटल कैमरा भी होगा,
3D हाई डेफिनेशन वीडियो टच स्क्रीन होगी, सारा कुछ उसके ऊपर होगा। तो वो ये सारा कुछ वहाँ पे जो है ना वो अप्लाई करके किसी भी टाइम अपने जॉयस्टिक्स की मदद से इंस्ट्रूमेंट्स को मूव करा के सर्जरी परफॉर्म कर सकते। ये यहाँ पे एक जो है ना एक सिस्टम दिखाया गया है। ये यहाँ पे सर्जन बैठा हुआ है, ठीक है, ये उसके कंट्रोल में। असिस्टेंट है वहाँ पे, ये वो सारी आर्टिकुलेटेड आर्म्स है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एनेस्थीसिया प्रोवाइडर बैठा हुआ है, ठीक है। ये उसने ये वो जॉयस्टिक्स की मदद से, नॉब्स की मदद से जो कुछ भी उस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो यहाँ पे उसको मूव करा रहा है। ये सारी की सारी आर्टिकुलेटेड आर्म्स हैं, तो यहाँ पे उसने व्यू दिया हुआ क्लियर। उसमें ये देखिए फर्स्ट करें स्टिचिंग कर रहा है, स्टिचिंग भी इसकी मदद से सब कुछ हो सकता है विद द हेल्प। सर्जन यहाँ बैठा है, ठीक है, स्क्रब पर्सन यहाँ बैठा है, असिस्टेंट यहाँ बैठा है। अब सारा कुछ ये काम सर्जरी जो है वो सर्जन का है, ये मास्टर कंसोल पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें यह है कि इसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये फर्ज करें उसको, ये सारे कैमराज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। फर्ज करें इसमें कुछ इमेज प्रोसेसिंग यूनिट है, कुछ यहाँ पे स्टिचिंग कर रहा है, कुछ यहाँ पे जो है ना वो बता रहा है कि कुछ इस तरह कुछ जो है वो सर्जरी कर रहे होंगे, कुछ इमेजेस ले रहे होंगे, डिफरेंट तरह के ये जितने भी उसकी आर्टिकुलेटेड आर्म्स के फंक्शन होंगे। एक मास्टर कंसोल दिखाया गया है, ये 4 आर्म रोबोट है, ये जो वर्क करेगा, जो सर्जरी करेगा, और ये सर्जन कंसोल है जिसके ऊपर सर्जन बैठ के उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। ये रोबोटिक कंपोनेंट्स, ये देखिए अब ये सर्जन काफी दूर बैठा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे बैठ के मॉनिटर्स के ऊपर देख के वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे मूव कर। अब ये सर्जरी यहाँ पे हो रही है, सर्जन यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये फर्ज करें सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये असिस्टेंट तो ज़ाहिर है वहाँ पे पास होंगे, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर होगा, ये असिस्टेंट होगा, ये स्क्रब पर्सन है जो कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारा कुछ कमांड यहाँ से करेगा। चलिए यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की। एडवांटेजेस क्या हैं, जाहिर है आपको एडवांटेजेस तो खुद पता चल गए होंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रोबोटिक असिस्टेड टेक्निक्स इंक्लूड ग्रेटर प्रिसीजन देन द ह्यूमन हैंड कैन प्रोवाइड अलोन विद द ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन विदाउट द ट्रेमर एंड फटीग एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द पोजीशन फॉर द। अब सर्जन को बाज़ औक़ात 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की सर्जरी करना पड़ती है। अब इन सब केसेस में या सर्जन को ट्रेमर के चांसेस हैं, उसको फटीग के चांसेस हैं, तो इसलिए सर्जन फ्री होगा यहाँ पे। इतनी थकन उसको नहीं होगी जितनी कि नॉर्मल सर्जरी के दौरान होती है। इसके अलावा वो कहता है यहाँ पर कि इंसान जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मोशन से काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सर्जन। डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इंक्लूड स्टार्टअप कॉस्ट्स, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लर्निंग का, उसको सीखने का टाइम लगेगा, और टाइम एंड ट्रेनिंग का टाइम भी लगेगा। लॉन्ग टर्म स्टडीज नीड टू बी डन टू एस्टैब्लिश द फुल रेंज ऑफ यूज एंड बहुत ज़्यादा हद तक इसके ऊपर काम करना पड़ता है, स्टडीज करनी पड़ती हैं, फिर जाके ये काम शुरू होता है। Many standardized procedures will need revisions in order to suit it to the new technology. कुछ प्रोसीजर्स कहते हैं उसमें कहता है फिर रिवीजन की जरूरत पड़ती है। किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी आने के लिए उसका वेट करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी आती है फिर हम काम करें। Precautions क्या, additional consideration should be given to the size and positioning of the robotic arms and oversized control. जाहिर है यहाँ पे प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ेगी, कंसिडरेशन देनी चाहिए, कितनी रोबोटिक आर्म्स की पोजीशन को देखना चाहिए हर दफ़ा शुरू करने से पहले, क्या वो वर्क कर रही हैं प्रॉपर कि नहीं। हर कंपोनेंट की ट्रैपिंग बहुत ज़रूरत है। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स एडिक्वेट स्पेस फॉर द एडिशनल मशीनरी। बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर चाहिए आपको। आप लोग ऑपरेशन थिएटर डिज़ाइन कराएंगे ना, और इस मास्टर पे आपको बताएंगे इस रोबोटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 4x4 से भी बड़ा जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन थिएटर चाहिए। सीलिंग माउंटेड बूम्स चाहिए, यानी कि ये सारे एंडोस्कोपिक मशीनरी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है। चलिए ये था हमारे पास रोबोटिक्स से रिलेटेड। आपके पास टाइम थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है ना वो कर सकते हैं।